चैप्टर खत्म हो गया है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज करेंगे, जितना भी रिवाइज कर सकते हैं धीरे धीरे करके। सबने नोट्स लिख लिया होगा, तो इसलिए डायरेक्टली नोट्स से हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो पहली चीज जो है वो क्या है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बात आती है क्या चीज कि सबसे फर्स्ट थिंग क्या होता है कि हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। किसकी बात करते हैं? वी यूज टू टॉक अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तेजी से रिवाइज करेंगे क्योंकि रिवीजन है ये। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? वी यूज टू कॉल देम एज अ डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब इसके अंदर डक्ट एब्सेंट हो। होता क्या है कि मान लो अगर ये एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड ने अपने सेक्रीशन को बनाया, तो बनाने के बाद ये क्या करेगा, इसको डायरेक्टली क्या करेगा, सेक्रीट कर देगा किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये जो ग्लैंड है जिसमें डक्ट एब्सेंट होता है और अपने सेक्रीशन को डायरेक्टली सेक्रीट करता है किसके अंदर? एक ब्लड वेसल के अंदर। ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और इसके सेक्रीशन को सिंपली हम लोग क्या कहते हैं? वी यूज टू कॉल इट सेक्रीशन एज अ हॉर्मोन्स। इसके सेक्रीशन को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमने जब पढ़ाया था तो बताया था, फिर वापस यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स, या सिंपली हॉर्मोन्स किसको कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की, तो ये एक केमिकल मैसेंजर होता है। मैसेंजर का मतलब क्या होता है कि कोई एक मैसेज लेके जाएगा, कन्वे करेगा, जिसके रेस्पेक्ट में हमारी बॉडी किसी न किसी तरीके की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब जैसे ग्रोथ का होना, ठीक है, जैसे ग्रोथ का होना या किसी और चीज का। तो ये क्या होते हैं? दे आर नोन एज प्राइमरी मैसेंजर। हमेशा याद को, हार्मोन्स को क्या कहते हैं? प्राइमरी मैसेंजर। लास्ट टॉपिक जब पढ़ा रहे थे मैकेनिज्म ऑफ केमिकल कंट्रोल, तो वहां पे बताए थे सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में। तो सेकेंडरी मैसेंजर में क्लास 11th के अकॉर्डिंग आपको दो चीजें याद रखनी है। एक चीज जो है वो क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर इज कैल्शियम, एंड द अदर वन यू हैव टू रिमेंबर इट एज अ साइक्लिक एएमपी। ये दोनों हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर है। प्राइमरी मैसेंजर कौन है? द प्राइमरी मैसेंजर इज अ हार्मोन। प्राइमरी मैसेंजर क्या है? हार्मोन है। हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नोन एज अ केमिकल मैसेंजर। दूसरी चीज क्या है? ये प्राइमरी मैसेंजर है। फिर नेक्स्ट थिंग जो हमको याद रखना है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड, पहला हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ था वो कौन सा था? इट वाज सेक्रीटिन। द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज सेक्रीटिन। और उसके बाद टर्म हार्मोन, हार्मोन का टर्म यानी कि उसको नाम किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नोन एज स्टारलिंग। स्टारलिंग ने इस टर्म को दिया था। उसके बाद फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन। आइसोलेशन का मतलब होता है बॉडी से या सेल से बाहर निकालना। पहला हार्मोन जो आइसोलेट किया गया था वो क्या था? इट वाज इंसुलिन। कहां से आइसोलेट किया गया था? फ्रॉम पेंक्रियाज ऑफ ए डॉग। डॉग के पेंक्रियाज से हम लोगों ने इंसुलिन हार्मोन को सबसे पहले आइसोलेट किया था। ध्यान रहे, डिस्कवरी का मतलब होता है पहले खोजा गया, आइसोलेशन का मतलब होता है कि सेल से बाहर निकाला गया। तो डिस्कवरी में जो हार्मोन है वो सेक्रीटिन है। द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन वाज सेक्रीटिन एंड द फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन इज एन इंसुलिन। ठीक है, फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन इंसुलिन है। अब देखो यहाँ पे वही डेफिनेशन है हार्मोन्स का। हार्मोन क्या होते हैं? दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। नॉन न्यूट्रिएंट्स का मतलब हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगा। इट विल नॉट प्रोवाइड एन एनर्जी। अगर न्यूट्रिएंट मटेरियल है तो हमारी बॉडी में किसी न किसी तरीके से वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, या वो इसका इस्तेमाल करके हमारी बॉडी में किसी न किसी तरीके की ग्रोथ पाई जाती है। तो ये एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करता है। इंटरसेलुलर मैसेंजर का मतलब सेल्स के बीच में, अगर ये दो सेल हैं, इन दो सेल के बीच में किसी मैसेज का कम्युनिकेशन होना है, तो ये कम्युनिकेशन इज कैरीड आउट बाय दिस hormones and are produced in trace amount।
ट्रेस का मतलब होता है वेरी वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में क्या होते हैं ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो हार्मोन का डेफिनेशन याद रखना कि दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स which are act as an intercellular messengers and are produced in trace amount। इसी की वजह से अब हार्मोन्स क्लियर ये होता है कि हार्मोन्स इज नॉट ओनली प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, देयर आर वेरियस बॉडी पार्ट्स व्हिच प्रोड्यूस व्हाट हार्मोन्स। ओल्ड डेफिनेशन ये थी कि हार्मोन सिर्फ उसको कहते थे जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले। अब नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर है जो ज्यादातर एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जैसे हमने एग्जांपल तुम लोगों को बताया था कि किडनी जो है ये प्रोड्यूस करती है एक हार्मोन जिसका नाम क्या था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में हम लोगों ने देखा था इट प्रोड्यूस ए हार्मोन व्हिच वाज नोन एज अ रेनिन। क्लियर है। उसी तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही हमने हार्ट के बारे में पढ़ाया था, हार्ट जो प्रोड्यूस कर रहा था एक हार्मोन जिसका नाम था एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। समझ में आ रहा है। सेम उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो देयर विल बी अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये प्रोड्यूस करेंगे बहुत सारे हार्मोन, जैसे एग्जांपल के तौर पे सेक्रेटिन होगा, एग्जांपल के तौर पे कोलिसिस्टोकाइनिन होगा, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन। इस तरीके के बहुत सारे हार्मोन्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे नॉट बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड बट सिंपली बाय द अदर ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन उस मिथ को खत्म करता है कि हार्मोन सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के सेक्रीशन को कहते हैं। नहीं, हार्मोन कहते हैं किसको, कोई भी ऐसा केमिकल मैसेंजर जो ट्रेस में प्रोड्यूस होता हो और इट ब्रिंग्स अबाउट द वेरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इन आवर बॉडी। अब आता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए हार्मोन्स। प्रॉपर्टीज क्या है इस हार्मोन के। पहला पॉइंट क्या है, ये बायोजेनिक मॉलिक्यूल है। अगर हम बायोजेनिक की बात करते हैं तो बायोजेनिक मॉलिक्यूल का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बीइंग्स। कौन प्रोड्यूस करता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग सेल्स या लिविंग बीइंग्स इसको प्रोड्यूस करेंगे, तब इसी वजह से ये ऐसा मॉलिक्यूल है विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग सेल, तब इस टर्म का मतलब होता है द टर्म इज बायोजेनिक मॉलिक्यूल। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि रिलीज इन ब्लड, ये ब्लड में रिलीज होते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के, लोकल हार्मोन्स को छोड़ के। जो लोकल हार्मोन्स होते हैं उन लोकल हार्मोन्स को छोड़ के ज्यादातर हार्मोन का सेक्रीशन कहां पे होता है, ब्लड में होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इट इज वेरी लेस, लो मॉलिक्यूलर वेट पाया जाता है। साथ में हमारी बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इट इज वेरी वेरी लो, जो कंसंट्रेशन है रिक्वायरमेंट का, रिक्वायर्ड इन वेरी लो कंसंट्रेशन। फिर क्या होता है, एक स्पेसिफिक इफेक्ट शो करता है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इफेक्ट शो करेगा। क्या मतलब हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ग्रोथ हार्मोन है तो ये क्या क्रॉस करेगा, ये क्रॉस करेगा ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी सेल्स और बॉडी टिश्यूज। लेकिन वहीं अगर हमारी बॉडी में जरूरत क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ या प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उसके लिए दूसरा हार्मोन होगा, द हार्मोन विल बी टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है इसका स्पेसिफिक होगा इफेक्ट होगा, द स्पेसिफिक इफेक्ट विल बी द स्पर्मेटोजेनेसिस। हर हार्मोन्स का एक अलग अलग इफेक्ट होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो क्विक एक्टिंग होते हैं। क्विक एक्टिंग का मतलब उनका असर तुरंत दिखता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एड्रेनालिन और इंसुलिन, ये दो हार्मोन्स हैं जिसका इफेक्ट बहुत जल्दी दिखता है। पढ़ाया था ना, एड्रेनालिन को क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। इमरजेंसी हार्मोन्स का मतलब जब आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे एनर्जी, एक्सरसाइज करके आप आ रहे हैं तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत है, ताकि ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा टूटे और एनर्जी बने। तो उस दौरान जो भी इफेक्ट शो होगा इट विल बी ड्यू टू दी एड्रेनल। इंसुलिन का काम बताया था, इंसुलिन क्या होता है कि अगर ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज है और यहाँ पे ये लीवर सेल है, ये लीवर सेल इस
ग्लूकोज का अपटेक तभी कर पाएगा जब कौन सा हार्मोन हो, द हार्मोन इज इंसुलिन। क्लियर है? तो एड्रेनालिन एंड इंसुलिन दे आर क्विक हार्मोन, ये याद रहे एग्जांपल। और कुछ जो होते हैं वो बहुत स्लो एक्टिंग होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ईस्ट्रोजन। याद होगा ईस्ट्रोजन क्या पढ़ाए थे? ईस्ट्रोजन पढ़ाया था कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम क्या होगा? टिश्यू का डेवलपमेंट हो रहा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। किस चीज की लाइनिंग? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के डेवलपमेंट के लिए जिस हार्मोन की जरूरत होती है वो हार्मोन क्या होता है? ईस्ट्रोजन। इसका इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? इट इज वेरी वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे इसका इफेक्ट होता है। उसके बाद दे गेट यूज्ड अप, जितना भी ये रिलीज होता है वो सारा का सारा पूरा यूटिलाइज हो जाता है और किसी भी तरीके का कोई भी क्युमुलेटिव इफेक्ट शो नहीं करता। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या चीज? केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। केमिकल नेचर का मतलब है कि कौन से केमिकल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। पहला जो हार्मोन है वो क्या है? इट इज एन अमीनो हार्मोन्स। पहला क्या है? इट इज एन अमीनो हार्मोन्स। ये किस चीज का डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड। क्लियर है? अमाइनो एसिड पढ़ाए थे ना। अगर मान लो क्या है, एक कार्बन मॉलिक्यूल है तो इधर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इधर क्या होगा? NH2 होगा। ठीक है, NH2 होगा, इधर H होगा और इधर क्या होगा? R। ये R क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, ये वेरिएबल होता है, ये कुछ भी हो सकता है सिंपल चेन के अलावा, ये रिंग स्ट्रक्चर या कुछ भी हो सकता है। ये एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो है ये बेस है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ जनरल एंड अमाइनो एसिड। डेरिवेटिव का मतलब होता है इसी में कोई भी चीज ऐड होगा, चेंज होगा केमिकल रिएक्शंस में, वो बदलेगा किसमें? इनटू अ टाइप ऑफ हार्मोन्स। तो पहला जो कैटेगरी है वो क्या है? इट इज एन अमीनो हार्मोन, जिसमें क्या पाया जाता है? अमीनो ग्रुप पाया जाता है। याद रखना है कौन कौन सा है? थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। ठीक है, दो हार्मोन्स हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट की हम बात करेंगे स्टीरॉयड हार्मोन्स। ठीक, ठीक है, देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड का मतलब क्या होता है? ये डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? कोलेस्ट्रॉल के। कोलेस्ट्रॉल किसका एग्जाम्पल है? कोलेस्ट्रॉल एग्जाम्पल होता है लिपिड का। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ लिपिड। पढ़ाए होंगे लिपिड क्या होता है? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। क्या होता है जी लिपिड? लिपिड होता है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। याद है? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। ईस्टर क्या होता है? फैटी एसिड का अल्कोहल। एक तरफ क्या होगा? R, क्या होगा? COOH और ROH। इधर क्या होगा? ROH। क्या निकलेगा? पानी निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। रिमूव होने के बाद यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसको ईस्टर बॉन्ड हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज जुड़ के क्या बनाएगी? इट विल फॉर्म अ लिपिड मॉलिक्यूल। ये सब बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाया है, रिवाइज करिएगा ये सारी चीजें। तो स्टीरॉल, तो इसके अंदर स्टीरॉल ग्रुप पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जितने भी हार्मोन्स हैं जो कहां से निकलते हैं? टेस्टिस और ओवरी से। ठीक है, वो सारे हार्मोन्स डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? लिपिड के, या डेरिवेटिव्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के। उनको हम लोग क्या कहते हैं? वी यूज टू कॉल देम एज स्टीरॉयड हार्मोन्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब क्या है? अगर दो अमाइनो एसिड को हम लोग जोड़ते हैं तो दोनों अमाइनो एसिड जुड़ता किसके हेल्प से है? बाय द हेल्प ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ रहा है? याद रखो जितना भी हमारे अंदर है वो सब के सब क्या होते हैं कि देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल। तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा जिसमें 3 से लेके 200 अमीनो एसिड्स तक पाए जाएंगे। ठीक है, 300 से लेके 200 अमीनो एसिड तक पाए जाएंगे, जो अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। कैसे जुड़ते हैं? इधर क्या होता है COH, इधर क्या होता है NH2, ठीक है, इधर क्या होता है H और ये क्या होता है R। इसी तरीके से अगर हम ये बना रहे हैं तो COH, इधर क्या है NH2, ठीक है, इधर H और इधर क्या है R। ये R1, ये R2। यहां से क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। देयर इज अ रिमूवल ऑफ व्हाट? अ वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, एक H ये, ठीक, और इधर ये पूरा रिमूव हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से रिमूव हो जाते हैं। और रिमूव होने के बाद क्या होता है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड। जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है? अगर इस जगह पे है तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? हाँ, C डबल बॉन्ड O NH, है ना, NH। ये इस तरीके से ये जो बॉन्ड होगा, इसको H को अगर यहां लिखते हैं N और यहाँ पे H, तो ये जो बॉन्ड है इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इधर फिर कार्बन है वापस अपना COH और इधर क्या है NH2, ये H2N, इधर क्या है COOH, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपका क्या है? देयर विल बी अ पेप्टाइड बॉन्ड। अब इस पेप्टाइड बॉन्ड में देखो, जब पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा तो याद रखना है एक प्रोटीनेशियस हार्मोन, प्रोटीन का फॉर्म होगा, एग्जांपल है TSH, FSH एंड LH। लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन एग्जांपल है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है, क्लियर है? क्या है? दी इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन, ठीक। उसके बाद लास्ट में आता है आइडोथायरोनिन। आइडोथायरोनिन का मतलब वो हार्मोन जिसके अंदर क्या पाया जाए? आयोडीन पाया जाए। तो आयोडीन पाए जाने वाले दो हार्मोन्स हैं, एक ट्राई आइडोथायरोनिन और दूसरा टेट्रा आइडोथायरोनिन। एक को T3 बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? T4 बोलते हैं। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं फिर से वापस। द फर्स्ट वन, हाइपोथैलेमस, ठीक। चैप्टर का नाम वही है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पढ़ चुके हैं हम लोग, बस रिवाइज कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपोथैलेमस, ठीक है। ठीक है, चलो देखो, चलिए। द फर्स्ट endocrine gland, we are calling it as a hypothalamus. hypothalamus को हम लोग क्या कहते हैं? we called it as master of master gland. अब इसको master of master gland क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंट्रोल करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये कंट्रोल करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के ज्यादातर एंडोक्राइन ग्लैंड, ज्यादातर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इस मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला जो ग्लैंड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। तो देखो यहाँ नोट्स में लिखवाए होंगे, हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। रीजन क्या है? ये कंट्रोल करता है किसके? सेक्रीशन को। कंट्रोल करता है किसके सेक्रीशन को? कंट्रोल सेक्रीशन ऑफ किसके सेक्रीशन को? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रीशन को ये कंट्रोल करता है, इस वजह से इसका नाम होता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इंटर्न जो है वो कंट्रोल करता है किसके सेक्रीशन को? हमारी बॉडी में जो और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है लोकेशन, किस जगह पाया जाता है? फोर ब्रेन में एक पार्ट है जिसका नाम है डायंसिफिलॉन। उस डायंसिफिलॉन में इट इज अ बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफिलॉन।
डायंसिफ्लॉन का बेसल पार्ट, बेसल का मतलब होता है नीचे का जो पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसल पार्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफ्लॉन, डायंसिफ्लॉन के नीचे वाले पार्ट में ये क्या एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, हाइपोथैलेमस। अब देखो याद रखो ये कंपोज्ड होते हैं किसके, दे आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। इनके अंदर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं। और इन नर्वस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में क्या होगा, देयर विल बी न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन में क्या होता है, देयर इज एन एक्सॉन, देयर इज अ साइटोन, देन देयर इज एन एक्सॉन। ये पार्ट क्या होता है, साइटोन होता है, ये पार्ट क्या होता है, एक्सॉन होता है। आगे चल के जो कुछ भी है से नहीं मतलब है, दिस इज द साइटोन एंड दिस वन इज द एक्सॉन। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रे पार्ट। ग्रे पार्ट का मतलब क्या है, जैसे तुम लोग पढ़े होगे 9th में कि जब भी एक न्यूरॉन बनाते हैं तो न्यूरॉन बनाने के बाद मान लो ऐसे साइटोन बनाया, साइटोन बनाने के बाद एक्सॉन बनाया, यहाँ से डेंड्राइट निकालते हैं, छोटे छोटे प्रोसेसेस, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। जब एक्सॉन बनाते हैं तो इस एक्सॉन में आप देखते हैं यहाँ बीच बीच में ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे एक्सॉन को ये कवर करते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते थे, वी वर कॉलिंग इट एज अ माइलिन शीट, याद होगा। तो इस माइलिन शीट की वजह से होता क्या है, एक्सॉन का कलर जो है वो येलोइश कलर का दिखता है या व्हाइट कलर का दिखता है, समवॉट व्हाइटिश कलर या येलोइश कलर का ये दिखता है। अब कोई भी ऐसा एक्सॉन जिसमें ये माइलिन शीट नहीं पाया जाएगा तो वो जो दिखेगा वो कलर कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक अ ग्रे कलर। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, हाइपोथैलेमस में यहाँ पे ये जो न्यूरॉन होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, या तो वो साइटोन का पार्ट होगा सिर्फ और सिर्फ, या फिर एक्सॉन के अगर पार्ट उसमें पाए जाएंगे तो उस एक्सॉन में माइलिन शीट नहीं पाई जाएगी। अगर माइलिन शीट नहीं पाई जाती है तभी वो कैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक अ ग्रे कलर, और इसी वजह से हम लोग उसको कहते हैं कि इट इज अ ग्रे पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया ग्रे पार्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइलिन शीट इज एब्सेंट। तो माइलिन शीट कहाँ पाया जाता है, जब भी आप न्यूरॉन बनाते हैं तो जो उसका एक्सॉन वाला पार्ट है उसके ऊपर माइलिन शीट हम लोग बनाते हैं। तो माइलिन शीट अगर प्रेजेंट है तो वो कैसा दिखेगा, व्हाइट पार्ट दिखेगा, और अगर माइलिन शीट नहीं है तो कैसा दिखेगा, ग्रे पार्ट दिखेगा। उसके बाद देखो क्या है, ये कनेक्ट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को बाय हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल सिस्टम। ठीक है, तो पहली चीज समझो क्या है, पोर्टल सिस्टम। बताया होगा पोर्टल सिस्टम होता क्या है। पोर्टल सिस्टम में होता क्या है कि मान लो एक ऑर्गन है, ठीक है, इस ऑर्गन से क्या निकला, ये एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन से ब्लड वेसल्स कैपिलरीज के तौर पे निकले, निकलने के बाद होना क्या चाहिए था, ये सब जुड़ना चाहिए था एक वेन्स में, और वेन जाके मिलना चाहिए था वेना केवा। वेना केवा में ना जाके ये आगे चल के वापस छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज में बाइफरकेट होगा और एंटर कर जाएगा किसमें, एक दूसरे ऑर्गन में। दूसरे ऑर्गन्स में से वापस ब्लड कैपिलरी निकलेगा और ये आके जुड़ जाएगा किसमें, जुड़ जाएगा वेना केवा। समझ में आ रहा है, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारी बॉडी में स्टोमक है, ठीक है, और इंटेस्टाइन, तो स्टोमक ले लो और ये दूसरा क्या है, इंटेस्टाइन है। इससे जब ब्लड वेसल निकलते हैं होना क्या चाहिए था, डायरेक्टली चला जाना चाहिए था वेना केवा में, लेकिन ये जाके कहाँ चला जाता है, इट गोज इनटू दी लीवर, वो लीवर में जाता है, फिर लीवर से ब्लड वेसल निकलता है और ये वेना केवा में जाता है। तो ये जो सिस्टम बनता है ब्लड वेसल्स का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम कहते हैं। समझ में आ रहा, सब पढ़ाया हुआ है, बस रिवाइज कर रहे हैं इसीलिए जल्दी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी में दो तरीके के पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। एक पोर्टल सिस्टम क्या है कि एग्जाम्पल यहां पे आता है, दैट इज हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। देखो ध्यान दो, यहां पे हो क्या रहा है, एक ऑर्गन है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ब्लड कैपिलरीज निकल रहे हैं जो कि कैरी करेंगे किस चीज को, हॉर्मोन्स को।
कैरी करने के पहले देखोगे कई सारे ब्लड कैपिलरीज वापस जुड़ के एक वेन बनाएंगे, ठीक, और ये वेन आगे चल के वापस छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज में टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये जब छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज में ये टूटेगा तो ये सप्लाइड हो जाएगा कहाँ पे हाइपोथैलेमस के बाद ये सप्लाई हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ में आ रहा है? तो हो क्या रहा है, हाइपोथैलेमस से ब्लड कैपिलरी अराइज कर रहे हैं, फिर एक वेन बना रहा है, वापस एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचने के बाद दोबारा ब्लड कैपिलरी का फॉर्मेशन हो रहा। तो ये जो कनेक्शन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। दिखाया था डायग्राम में, वापस देखिएगा, जाके बुक्स में देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में देखिएगा, वहां ब्लड वेसल्स जो होंगे वो क्या होंगे? बने होंगे। जैसे क्या है, अगर मान लो ये हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस के बाद यहाँ पे जब देखोगे तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहां से देखोगे कि ऐसे ब्लड कैपिलरी निकला होगा, ध्यान जाके देखना, ठीक है? ऐसे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज निकले होंगे, निकलने के बाद एक छोटा सा वेन होगा, आने के बाद इंटीरियर पिट्यूटरी में वापस ऐसे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। फिर उसके बाद यहां से वापस एक वेन निकल रही होगी। अब ये वेन जाके किस में जुड़ जाएगा? वेना केवा में जुड़ जाए। तो यही जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। समझ में आ रहा है? इस चीज को हम लोग कहते हैं। उसके बाद देखो क्या है, और उसके बाद ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये कनेक्ट है किसके हेल्प से? बाय एन एक्सॉन। तो यहाँ पे साइटोन आएगा, इस जगह पे साइटोन के बाद क्या होगा? एक एक्सॉन होगा, और ये एक्सॉन डायरेक्टली कहां जाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चला जाएगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? एक्सॉन से। न्यूरॉन के एक्सॉन पार्ट से क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बाद ये क्या है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। बताए होंगे जब जर्म लेयर की बात होती है तो जर्म लेयर 3 तरीके के होते हैं। एक जर्म लेयर क्या होता है? सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म, मिडिल वाला सेल अरेंज होता है मेसोडर्म, अंदर की तरफ जो सेल अरेंज होते हैं एंडोडर्म। तो ये जो बाहर की तरफ जो सेल्स हैं जो एक्टोडर्म है, इन्हीं में से सेल्स जो होंगे वो डेवलप करेंगे और क्या बनाएंगे? हाइपोथैलेमस को बनाएंगे, ठीक है? दे विल फॉर्म अ हाइपोथैलेमस। ये कहां से? ठीक, हाइपोथैलेमस में फॉर्म करेंगे। अब देखो दो चीज याद रखना है। क्या चीज? क्या कह रहे हो? देखो ध्यान दो। अब जो हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीज करता है किस चीज को? 2 तरीके के हार्मोन्स को। समझ में आ रहा है? हाइपोथैलेमस ये रिलीज करता है 2 तरीके के हार्मोन्स को। पहला हार्मोन क्या कहलाता है? इट इज नोन एज रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब ये हार्मोन जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि अपने सेक्रीशन को सेक्रीट करो। दूसरा जो है वो कौन सा हार्मोन होता है? इट इज एन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये जाएगा हार्मोन और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो अपने सेक्रीशन को क्या करे? रोक दे। उसके बाद 2 और हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई बनाते हैं। कौन से हार्मोन्स हैं? एक क्या है? एक है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन कहते हैं। और वहीं पे ये एक दूसरा हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों बनता तो हाइपोथैलेमस में है और जाके स्टोर हो जाता है किसमें? इट इज स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। समझ में आ रहा है? ये दोनों जो हार्मोन्स होंगे ये काम करेंगे किसके ऊपर? दे विल एक्ट ऑन एन एंटीरियर पिट्यूटरी। ध्यान रहे, क्या चीज ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन ये एक्ट करेंगे किसके ऊपर? एंटीरियर पिट्यूटरी के। वहीं पे एडीएच और ऑक्सीटोसिन ये बनता तो कहां पे है? हाइपोथैलेमस में है। फिर एक्सॉन से ट्रांसपोर्ट होके, जो एक्सॉन था उस एक्सॉन से ट्रांसपोर्ट होके कहां पे जाके स्टोर हो जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे स्टोर हो जाता है। जब जरूरत होगी तब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच या वैसोप्रेसिन या फिर ऑक्सीटोसिन क्या होता है? रिलीज होता है। ये दोनों एक अल्टरनेटिव नेम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा क्या है? वैसोप्रेसिन। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसका फंक्शन हमने पढ़ाया। अब देखो ध्यान दो क्या होगा।
एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो हम लोगों में है, जैसे रिलीजिंग हार्मोन्स का एग्जाम्पल देखो। रिलीजिंग हार्मोन्स का एग्जाम्पल देखो, यहां पे लिखा हुआ है GnRH, ठीक है, GnRH। इसको क्या है, ये स्टिमुलेट करेगा किस चीज को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका फुल फॉर्म क्या है, इट इज गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये सेक्रीट होगा किससे, हाइपोथैलेमस से। तो मान लो हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस जो है ये रिलीज करेगा किस हार्मोन को, GnRH। ये GnRH जाके स्टिमुलेट करेगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी देखो रिलीज करेगा कौन सा हार्मोन, द हार्मोन इज गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, क्या चीज, द हार्मोन इज गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन जाके स्टिमुलेट करेगा। अब समझो एग्जांपल के तौर पे, अगर ये मेल में जा रहा है तो मेल में जाके ये स्टिमुलेट करेगा, मेल में किसको, इन मेल में जाके वो किसको स्टिमुलेट करेगा, टेस्टिस को। और टेस्टिस जो होगा इसके रिस्पॉन्स में रिलीज करने लगेगा क्या चीज, एंड्रोजेंस या मेल हार्मोन। यहां तक जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। देखो इंटर्न देखो, हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, रिलीज करने के बाद वो स्टिमुलेट कर रहा है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि द रिलीजिंग हार्मोन विच इज कंट्रोलिंग व्हाट, इट इज कंट्रोलिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब दूसरा एग्जांपल है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन में एक एग्जांपल है, द एग्जांपल इज सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन करता क्या है, ये इनहिबिट करता है किसके, किस चीज को, ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बता रहे हैं, मान लो अगर ये हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन स्टिमुलेट करेगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा था, उस ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को क्या करेगा, रोक देगा। समझ में आ रहा है। तो दो तरीके के हार्मोन का सेक्रेशन होता है, किससे, हाइपोथैलेमस से। एक क्या कहलाता है, एक कहलाता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा कहलाता है इनहिबिटिंग हार्मोन।